Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover chapter number 22, Chemical Coordination and Integration. तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि दो सिस्टम्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम, और ये दोनों मिलके सारे हमारे जो हम काम करते हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके वर्क करते हैं, उन सबको स्टिम्युलेट ये दोनों मिलकर करते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. अब हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम का इसमें क्या रोल होता है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते, इसी वजह से इन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है. इनके सिक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं उसको ही हार्मोन्स बोला जाता है. हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, यानी कि एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं ये. अब बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की. तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और हार्मोन्स हैं, ये सब मिलकर, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स जो कि सेल्स और टिश्यूज प्रोड्यूस करती हैं, वो सब मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है. इसके बाद कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे पास? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियास, थाइमस, गोनैड्स आर द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो कि स्पेसिफिक हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. पर कौन कौन है वो जो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं? हार्ट, किडनी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. अब हम सबसे पहले जो हमारा पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन के डायएन्सेफेलॉन रीजन में. डायएन्सेफेलॉन रीजन के भी बिल्कुल बेसल पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में. इसके पास मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देखिए जाकर. हमने उसमें पूरा चैप्टर नंबर 21 सिर्फ 30 मिनट्स में कवर किया है. तो मैंने उसमें बताया था कि हाइपोथैलेमस के पास कुछ ऐसी न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं. उन्हीं सेल्स का नाम होता है न्यूक्लियाई. ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है? जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है उसका काम होता है जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनको सिंथेसाइज और सिक्रीशन में हेल्प करना, उनको रेगुलेट करना. ठीक है, इसके बाद दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस. रिलीजिंग हार्मोन्स का काम होता है कि वो जाकर जो हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनको रिलीज करवाने में हेल्प करे, स्टिम्युलेट करे. और इनहिबिटिंग हार्मोन्स वो होते हैं जो जाकर रोकते हैं कि और रिलीज नहीं होना. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स पर रोक लगा देते हैं. रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जाम्पल है सोमेटोस्टेटिन. इसके बाद दीज हार्मोन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम. ये जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से, जो कि फंक्शंस करता, एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अभी हम पढ़ेंगे, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. आगे वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इस तक ये जो हार्मोन्स हैं ये एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से पहुंचते हैं. और अगर हम बात करें फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उस तक हार्मोन्स कैसे पहुंचते हैं, तो हाइपोथैलेमस एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ, तो वो डायरेक्टली वहाँ पर चला जाता है. अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है? ये एक बोनी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसका नाम है सीला टर्सिका. और ये जो सीला टर्सिका है ये हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक की हेल्प से अटैच्ड है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस. एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी यानी कि आगे वाले पार्ट को ही बोल देते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और पीछे वाले पार्ट को यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल देते हैं. न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक और नाम है पार्स नर्वोसा. अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया. जो नॉर्मली ह्यूमंस में क्या होता है कि पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं. इसके बाद जो पार्स डिस्टेलिस है वो ये सारे हार्मोन्स रिलीज करता है. GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, PRL मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, TSH मतलब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ACTH मतलब एड्रीनोकॉर्टिको हार्मोन, FSH हो गया फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. तो ये सारे हार्मोन्स पार्स डिस्टेलिस
सिक्रीट करता है, और पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है यानी कि पार्स नर्वोसा, वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। अब ये बात सिर्फ ये है, जो एक अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस में बनते हैं, पर ये फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस में एक्सॉन की हेल्प से हाइपोथैलेमस ट्रांसपोर्ट कर देता है न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास। अब हम देखेंगे कि ये जो हार्मोन्स अभी हमने देखे जो कि रिलीज कर रहे थे एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इनका काम क्या है? तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो गिगेंटिज्म हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है। लेस सिक्रीशन होता है तो डुअर्फिज्म हो जाता है, यानी कि एक स्टंटेड ग्रोथ रह जाती है। अगर एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है एडल्ट्स की, अब हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ डिसफिगरमेंट आने लग जाती है फेस में, मतलब फेस की शेप कुछ अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इस डिसीज़ को बोलते हैं एक्रोमेगेली, जिसको मतलब डायग्नोज करना, इसको पता करना कि ये आपको बीमारी है या नहीं, ये इजी नहीं होता। इनिशियल स्टेजेस में तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता, और अगर ये जल्दी डायग्नोज नहीं होती तो अर्ली स्टेजेस पर ही आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बात हो गई ग्रोथ हार्मोन की। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन का काम होता है कि मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाए और उसमें फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाए। फिर ACTH का काम होता है कि वो सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करे, और अभी हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो उसी के ही सिक्रीशन और सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करने का काम होता है ACTH का। ACTH क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद TSH। तो TSH का काम होता है कि ये क्या है? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, यानी कि जो थायराइड से मतलब हार्मोन्स निकल रहे हैं उनको स्टिम्युलेट करना, उनकी सिक्रीशन और सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करना। LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इसका काम होता है कि ये सिक्रीशन और सिंथेसिस करवाए हार्मोन्स फ्रॉम टेस्टिस। जो टेस्टिस हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहा है उनको हम बोलते हैं एंड्रोजन। तो एंड्रोजन के ही सिक्रीशन और सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करवाता है LH। FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इसका काम होता है कि जो ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं उनको उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाना। अब ये जो 2 हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, इन दोनों क्योंकि ये दोनों गोनेडल एक्टिविटी, गोनैड्स होते हैं ओवरी, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको गोनैड्स बोलते हैं, तो ये दोनों गोनैडल एक्टिविटी में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, ये 2 हार्मोन्स हैं जिनको बोला जाता है गोनेडोट्रोपिन्स, FSH एंड LH। इसीलिए जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो इन दोनों को ही आकर स्टिम्युलेट करता है। ठीक है, इसके बाद आती है बात MSH की। तो MSH काम करता है स्किन पिगमेंटेशन में, ठीक है, यानी कि स्किन के कलर को डार्क करने में बेसिकली। अब ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि जो स्मूथ मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिम्युलेट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवाता है स्मूथ मसल्स को। जैसे कि जब लेबर पेन्स होते हैं तो लेबर पेन्स के टाइम पर जो यूट्रस में विगरस कंट्रैक्शन होता है, बहुत तेज तेज कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें वेसोप्रेसिन की, तो वेसोप्रेसिन का काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करना रीनल ट्यूब्यूल्स में। जो DCT होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसमें जाकर वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम वेसोप्रेसिन करता है, और इसीलिए इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। इसके बाद अब 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, एक तो होती है डायबिटीज़ मेलिटस और एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिटस। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और प्रोलॉन्ग्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा देर तक। तो जब बहुत ज़्यादा देर तक ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं तो जो ग्लूकोज का लॉस होता है वो यूरिन के थ्रू लॉस होने लग जाता है, जिस वजह से कीटोन बॉडीज फॉर्म हो जाती है एट द यूरिथ्रा। तो जब यूरिथ्रा पे कीटोन बॉडीज फॉर्म हो जाती है तो वो डायबिटीज़ मेलिटस बोली जाती है। इसके बाद डायबिटीज़ इंसिपिडस वो होती है जब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यानी कि वेसोप्रेसिन, जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो वाटर, क्योंकि जब डेफिशिएंसी होगी तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा फ्रॉम द DCT, और इस वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा और बहुत ही डाइल्यूटेड यूरिन हो जाएगा, तो उसको ही बोला जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस।
अब हम नेक्स्ट ग्लैंड पे पढ़ते हैं जो है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन की पीछे वाली साइड पर, और ये सिक्रीट होता है मतलब ये सिक्रीट करता है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन का काम होता है कि वो एक 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी को रेगुलेट करे। अब 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी को रेगुलेट करना मतलब कि जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, किस टाइम हमें नींद आ रही है, किस टाइम हमें उठना है, एक जो प्रॉपर हमारा रूटीन चलता है, प्रॉपर एक रिदम चलती है बॉडी की थ्रू आउट द डे, दैट इज नोन एज अ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन यानी कि ये भी स्किन डार्कनिंग करवाता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करें अगर थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन होती है, ये 2 लोब्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड कुछ नहीं है, 2 लोब्स है जो कि ट्रेकिया के एक इस साइड और एक इस साइड प्रेजेंट होता है, और ये दोनों लोब्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जिसका नाम है इस्थमस। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। फॉलिक्यूलर सेल्स ही है जो कि थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, और थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से हैं? T3 T4। T3 की फुल फॉर्म है ट्रायो आयोडोथायरोनिन, और T4 की है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन। इसके बाद जो आयोडीन है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए। अगर आयोडीन की मात्रा कम है हमारी बॉडी में तो थायराइड हार्मोन सिक्रीट नहीं होते अच्छे से। ठीक है, जैसे सपोज अगर डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की तो हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स है वो सिक्रीट नहीं होंगे, इस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिस वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्वेटर। इसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाए तो जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जैसे कि उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म, या फिर मतलब उसको बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि वो कभी बोल ही ना पाए, कभी सुन ही ना पाए, उसकी स्किन एबनॉर्मल सी हो जाती है, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत कम हो जाता है, IQ बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट वुमेन्स में हो जाए तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। इसके बाद सेकंड कंडीशन है कि अगर थायराइड ग्लैंड पर कैंसर हो जाए या फिर कुछ नोड्यूल्स हो जाए, गांठें बन जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लग जाता है थायराइड हार्मोन्स का, और जब बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसी से एक हाइपरथायरॉयडिज्म की ही कंडीशन है जो है एक्सोप्थेल्मिक ग्वेटर या फिर ग्रेव डिसीज। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट होने लग जाता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल मतलब कि आंखें बाहर को निकलने लग जाती है, जो आई बॉल है वो बाहर को निकलने को हो जाती है, जैसे कि वो फट जाएगी। इसके बाद जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से वेट लॉस होने लग जाता है। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, तो सबसे अभी हमने देखा अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी एकदम से बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बाद ये सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को भी। ये एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन, और ये थायरोकैल्सिटोनिन हेल्प करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करने में। इसके बाद ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट से रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं वो थायराइड हार्मोन्स ही कंट्रोल करके रखते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स पर। तो पैराथायराइड हार्मोन्स 4 होते हैं, 4 होते हैं, और ये एक पेयर एक थायराइड ग्लैंड पर प्रेजेंट होता है और दूसरा दूसरे थायराइड ग्लैंड पर। ये डोर्सल पीछे वाली थायराइड ग्लैंड की पीछे वाली साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ये सिक्रीट करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन, और इसका काम होता है कैल्शियम लेवल्स बढ़ाना बॉडी में। अब ये कैसे बढ़ाएगी वो हम देखते हैं। ये क्या करेगा, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये जाकर सीधा एक्ट करेगा बोन्स पर, और बोन्स पर जाके करेगा डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन मतलब कि उसमें से बोन्स में से कैल्शियम को अलग करेगा। अब जब ये कैल्शियम को अलग करेगा तो वो ब्लड में जाके देगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ रीनल ट्यूब्यूल्स में से भी ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है, और जो डाइजेस्टिव फूड है उसमें से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा कर देता है। इसीलिए क्योंकि ये हर जगह से कैल्शियम को लेता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बढ़ाता है, इसीलिए इसको हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बोला जाता है। और
टीसीटी के साथ। टीसीटी क्या है, जो अभी हमने थायराइड हार्मोन पढ़ा था, एक प्रोटीन जो प्रोटीन हार्मोन था थायरोकैल्सिटोनिन, तो थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर ये एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस बनाने में बॉडी में। इसके बाद हम बात करते हैं थाइमस की। तो थाइमस कुछ लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और अओर्टा की आगे वाली साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ये सिक्रीट करते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम होता है टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट करना, और टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस वजह से हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है, मतलब कि हर सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। इसके साथ साथ ये एंटीबॉडीज भी प्रोवाइड करवाता है, प्रमोट करवाता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ओल्ड इंडिविजुअल में जो थाइमस है वो डीजेनरेट हो जाता है, इसी वजह से जब आप बूढ़े हो जाते हो तो आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न है कि थाइमस डीजेनरेट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एड्रीनल ग्लैंड की, तो एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन होती है कि ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर वाले पार्ट पर, दो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो हमारे पास दो ही किडनी है, तो दोनों किडनी पर के ऊपर वाले पार्ट पर ही एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये दो टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनता है एड्रीनल मेड्यूला, जो कि अंदर वाला पार्ट होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर वाला पार्ट होता है। अब एक डिसीज है, अगर जो हॉर्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है उनका अंडर प्रोडक्शन हो जाए, यानी कि वो कम प्रोड्यूस होने लग जाए, तो जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में वो इफेक्ट करते हैं, और उन पर जब इफेक्ट पड़ता है तो बहुत मतलब वीकनेस और थकान सी फील होने लग जाती है, और इसको बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। अब हम सबसे पहले एड्रीनल मेड्यूला को डीपली पढ़ेंगे। तो एड्रीनल मेड्यूला दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एड्रेनालाइन, और एड्रेनालाइन का ही दूसरा नाम है पाइनफेराइन। नॉर एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन का ही दूसरा नाम है नॉरपाइनफेराइन। इन दो हार्मोन्स को कॉमनली बोला जाता है कैटेकोलामाइन्स। ये तब सिक्रीट होते हैं जब कोई स्ट्रेस सिचुएशन होती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसीलिए इन हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट बोला जाता है। ये हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं हमारे अंदर अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, यानी कि जो हमारी प्यूपल्स होती है उनका फैलाव होना, वो थोड़ी सी फैल जाती है। पाइलो इरेक्शन यानी कि हमारे बालों का खड़ा हो जाना। स्वेटिंग यानी कि हमें पसीना आना। ठीक है। कैटेकोलामाइन्स हमारी हार्ट बीट को भी इंक्रीज करते हैं, हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाते हैं, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी एकदम से ज़्यादा कर देते हैं। इसके साथ साथ ये ग्लाइकोजन का वो ब्रेक डाउन करवाते हैं, लिपिड्स को और प्रोटीन्स को, इन सबको ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स की, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। जोना रेटिकुलरिस जो कि अंदर वाली लेयर है, जोना फेसिकुलेटा जो कि मिडल लेयर है, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि आउटर लेयर है। अब जो हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है उनको बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स। जो कॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनमें जो भी हार्मोन्स रिलेटेड होंगे उनको बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और हमारी बॉडी में मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल। इसी तरह से जो कॉर्टिकॉइड्स रिलेटेड होते हैं, रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में, उन्हें बोला जाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और हमारी बॉडी का मेन है एल्डोस्टेरॉन। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब क्या फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? जब आप ग्लूकोज को सिंथेसाइज करो फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइट्स की हेल्प से जब आप ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस होता है कि हम लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू रिलीज फैटी एसिड। प्रोटियोलिसिस, हम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू रिलीज अमीनो एसिड्स। और क्या काम है? कॉर्टिसोल आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिम्युलेट करता है और प्रोड्यूस करवाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स भी सप्रेस हो। देखते हैं फंक्शन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में हमने देखा था कि एल्डोस्टेरॉन मेन होता है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? वो रीनल ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है और रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम आयन का। ठीक है, किस किस का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है? सोडियम आयन का और वाटर का। और एक्सक्रीट आउट करवाता है पोटेशियम और फोस्फेट आयंस को। ठीक है, किसको रीएब्जॉर्ब कराएगा? सोडियम आयंस और वाटर। और किसको एक्सक्रीट आउट कराएगा? पोटेशियम आयंस एंड फोस्फेट आयंस। तो इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड, वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो ये इन सब की मेंटेनेंस को कौन देखता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसके बाद
कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रीट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रीट करता है और उनका काम क्या होता है, वो प्यूबिक हेयर को ग्रोथ करवाते हैं, फेशियल हेयर प्यूबर्टी के टाइम पर। अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज सबसे पहले एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है। कॉम्पोजिट ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। एक्सोक्राइन, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है उनके पास आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन तक होते हैं, जो कि 1 या 2% टिश्यू ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इतने सारे होने के बाद भी सिर्फ 1 to 2% ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। अब 2 तरह के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स है वो सिक्रीट करती है ग्लूकागन। ग्लूकागन का काम होता है शुगर लेवल्स को इंक्रीज करना। बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल्स को डिक्रीज करना। तो सबसे पहले हम ग्लूकागन का फंक्शन देखते हैं। तो ग्लूकागन सबसे पहले वर्क करता है लिवर सेल्स पर। लिवर सेल्स को हम बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। तो ये हिपेटोसाइट्स पर जाकर वर्क करता है और इसके साथ साथ ये ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होगा, देखो, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ये क्या है, ग्लाइकोजन। तो यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा। अब जैसे ही ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ग्लाइकोजन टूट के क्या देगा, शुगर देगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस ये स्टिम्युलेट करेगा ग्लाइकोजेनोलिसिस, जिससे हमें इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल मिलेंगे, और इस कंडीशन को जब हमारी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये इसके साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाएगा। देखो, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। जहां पर भी लिसिस आ जाए मतलब जो आगे चीज लिखी है, आगे टर्म लिखी हुई है, वो टूट रही है। और जहां भी जेनेसिस आ गया मतलब कि फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, तो इसका मतलब जो वो आगे चीज लिखी हुई है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज का जेनेसिस होगा और ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या है, एक तरीके की शुगर ही है, यानी कि इस तरह से भी शुगर लेवल इंक्रीज होगा। अब ये क्या करता है, यहाँ तक कि जो सेल ग्लूकोज यूज करती है, ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है, वो भी ये कम कर देता है। इनटेक ऑफ जो सेल्यूलर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज का, उसको भी कम कर देता है। तो ये हर तरफ से शुगर को लेकर आ रहा है और ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है हाइपरग्लिसेमिक हार्मोन। इसके बाद अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन भी हिपेटोसाइट्स पर वर्क करता है और एडिपोसाइट्स पर वर्क करता है। एडिपोसाइट्स एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती है। इसके बाद ये क्या करता है, ये जस्ट उसका उल्टा करेगा सब कुछ। वो क्या कर रहा था, वो सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर रहा था, ये बढ़ा देगा। ये सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर यूटिलाइज हो जाए। और फिर ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को मूव करवाएगा ब्लड से हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट से, ठीक है। ब्लड में से शुगर निकालता रहेगा और हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स को देता रहेगा। इस वजह से क्या होगा, शुगर लेवल्स ब्लड में कम हो जाएंगे। अब अगर ब्लड में शुगर लेवल्स कम होंगे तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इसके साथ साथ वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ग्लूकोजेनेसिस हो रहा था, यानी कि ग्लूकोज बन रहा था और ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी कि ग्लाइकोजन टूट रहा था और ग्लूकोज बन रहा था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस होगा। क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पर क्या था, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज बन रहा है। यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन बन रहा है। इसके बाद तो ये जो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस है, यानी कि जो ग्लूकोज का बॉडी में हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना है, जो होमियोस्टेसिस है, वो कौन कर रहा है, वो दोनों इंसुलिन और ग्लूकागन मिलकर कर रहे हैं। जब ब्लड शुगर लेवल्स कम है तो इंक्रीज करने का काम हुआ ग्लूकागन का, और जब ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा है तो उसको डिक्रीज करने का काम हुआ इंसुलिन का। अब हम देखते हैं गोनैड्स को। तो सबसे पहला गोनैड है टेस्टिस। टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह भी काम करता है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। ये मेल्स के स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज। लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स ही वो सेल्स होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स में भी कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो अब हम फंक्शंस देखते हैं कि क्या फंक्शन होता है एंड्रोजन का। तो ये रेगुलेट करती है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन
एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जो मेल्स के एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, वास डेफरेंस, यूरिथ्रा वगैरह, इन सब को डेवलप करना, मिच्योर करना और इनके फंक्शन को रेगुलेट करने का काम एंड्रोजन का ही होता है। इसके बाद मस्क्यूलर ग्रोथ, जो मस्क्यूलर ग्रोथ होती है मेल्स में, उनकी फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, उनकी वॉइस लो पिच में चली जाती है, ये सब कौन करवा रहा है? एंड्रोजन करवा रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन भी एंड्रोजन्स ही करवाते हैं। इसके बाद ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पर एक्ट करके सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को भी इन्फ्लुएंस करते हैं मेल्स में। और इसके साथ साथ ये कुछ एनाबॉलिक इफेक्ट्स भी करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक मतलब कि कुछ नई चीज़ बनेगी, फॉर्मेशन हो रहा है, और कैटाबॉलिक मतलब होता है कि ब्रेक डाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ओवरी। तो ओवरी प्रेजेंट होती है एब्डोमेन में, ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये 2 स्टेरॉइड हार्मोन्स फॉर्म करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी भी 2 से मिलकर बनती है, ओवरियन फॉलिकल, स्ट्रोमल टिश्यूज। यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है वो सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं ओवरियन फॉलिकल्स। अब जब ओव्यूलेशन होता है तो कुछ फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ही है वही सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। सो ये एक क्विक रिकैप था इस चैप्टर का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वील कंटिन्यू अनदर चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।